नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश के संपूर्ण विकास के लिए जनजातीय लोगों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इजरायल ने कहा उसने ईरान के खिलाफ अपनी जवाबी सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर ईरान कोई और कार्रवाई करता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। मौसम विभाग ने ओडिशा के चक्रवात प्रभावित इलाकों में और बारिश होने की चेतावनी दी। राहत और बचाव कार्य जोरों पर। मणिका बत्रा वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और पुणे में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 359 रन का लक्ष्य दिया। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जनजातीय लोग प्राकृतिक जीवन शैली से संचित ज्ञान का भंडार हैं। वे आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जनजातीय लोगों की जीवन शैली से सीखकर देश के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब विकास की प्रक्रिया में जनजातीय लोगों की सक्रिय भागीदारी हो। जनजातीय समाज के लोग प्रकृति को करीब से समझते हैं और सदियों से पर्यावरण के साथ समन्वय बनाकर जीवन यापन करते हैं। आदिवासी भाई बहन प्राकृतिक जीवन शैली के माध्यम से संचित किए हुए ज्ञान का भंडार है। इसको समझकर और उनकी जीवन शैली में से सीखकर हम भारत के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। लेकिन देश का संपूर्ण विकास तभी संभव है यदि हमारे जनजातीय भाई बहनों की उसमें सक्रिय भागीदार हो। राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती आदिवासी परंपराओं और संस्कृति से समृद्ध है। इस समाज के लोग प्रकृति को करीब से समझते हैं और सदियों से पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते आए हैं। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने 7 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। मन की बात आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जाएगा। भारत और जर्मनी ने यूक्रेन में जारी युद्ध तथा इसके मानवीय पहलुओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में कल 7वीं भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि यूक्रेन में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार व्यापक शांति की आवश्यकता है। दोनों नेताओं ने खासकर विकासशील देशों में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर यूक्रेन युद्ध के नकारात्मक प्रभाव की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा घोषित आतंकी संगठनों के खिलाफ संगठित प्रयास किए जाने की भी अपील की। संयुक्त वक्तव्य में पश्चिम एशिया में शांति तथा स्थिरता पर बल दिया गया और पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन हथियारबंद गुट हमास के आतंकी हमले में एक स्वर से निंदा की गई। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायल के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार तेहरान में कई स्थानों पर तेज विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। इजरायल के रक्षा बलों के अनुसार 1 अक्टूबर को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। इजरायली सेना ने कहा है कि अब उसकी जवाबी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इजरायल की सेना ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो और हमले करके स्थिति को न बिगाड़े। इजरायल की 100 से अधिक लड़ाकू विमानों ने तेहरान, इल्म और खुजेस्तान में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ये हमला ईरान समय के अनुसार सुबह 5:30 बजे हुआ था। ईरान इराक युद्ध के बाद ये तेहरान पर पहला सीधा हमला है, जो इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष में तेजी आने का संकेत है। ईरानी नागर विमानन संगठन ने सभी उड़ानें अनिश्चित काल के लिए रद्द करने के साथ अपना विमान क्षेत्र भी बंद कर दिया है। सीरिया के स्थानीय मीडिया ने देश के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों पर इस हमले की पुष्टि की है। इजरायली सेना ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर ईरान कोई जवाबी कार्रवाई करेगा तो उसका उचित जवाब दिया जाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायल के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार तेहरान में कई स्थानों पर तेज विस्फोटों की आवाजें सुनी गई थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के तटवर्ती जिलों में भीषण चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य और सेवाओं को बहाल करने का कार्य जोर शोर से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चक्रवात के कारण कई इलाकों में बिजली की लाइन टूट गई थी। बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए थे। मकानों तथा धान के खेतों में हजारों हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा था। भीषण चक्रवात दाना ने उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में संपत्ति और कृषि को प्रभावित किया है। राज्य सरकार ने व्यापक क्षति आकलन शुरू कर दिया है, जिसके 7 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। उड़ीसा के विभिन्न हिस्सों में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि चक्रवात में अपने घर खोने वाले लोगों को पक्के घर दिए जाएंगे। चक्रवात से प्रभावित जिलों में बिजली बहाल करने के लिए काम जोरों पर चल रहा है और आज तक पूरा होने की उम्मीद है। उड़ीसा वित्तीय सहायता के लिए 7 दिनों के भीतर केंद्र को भीषण चक्रवात से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात अब कमजोर होकर ओडिशा के उत्तरी भागों में कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसके और कमजोर होने तथा अगले 12 घंटे के भीतर पूरी तरह समाप्त हो जाने की संभावना है। इस बीच राज्य के कई हिस्सों में वर्षा अभी जारी रहने के आसार हैं। इधर मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, दक्षिण केरल और लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पुद्दुचेरी, कराईकल और माहे में आज हल्की से मध्यम बारिश तथा बिजली गिरने का भी अनुमान है। झारखंड विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 1609 पर्चे भरे गए हैं। पहले चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल संपन्न हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच सोमवार 28 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। इस बीच सर्च अभियान के दौरान राज्य के विभिन्न भागों से 51 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकद राशि बरामद की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब तक 16 प्राथमिकी दर्ज की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कृष्ण कुमार लाल। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय को पार्टी की झारखंड इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उधर कांग्रेस ने 23 और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने 15 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 29 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र में आज कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की सूची में जो प्रमुख उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें नागपुर दक्षिण से गिरीश पांडव, सावनेर से कांग्रेस के नेता और मंत्री सुनील केदार की पत्नी अनुजा केदार और कामठी से सुरेश भोयर का नाम शामिल है। जबकि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की सूची में ज्यादातर मुंबई शहर, उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ से कुछ उम्मीदवारों की घोषणा की है। विदर्भ क्षेत्र के बुल्डाना निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की भूतपूर्व नेता जयश्री शेळके को शिवसेना से उम्मीदवारी मिली है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्व बैंक से डिजिटल समावेशन और टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्रों में ग्लोबल साउथ के परिवर्तनकारी अनुभवों से लाभ उठाते हुए नवाचारों के दोतरफा आदान प्रदान को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान भविष्य के लिए तैयार विश्व बैंक समूह विषय पर विकास समिति के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। एक रिपोर्ट। श्रीमती निर्मला सीतारमन ने व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने, मध्यम आय वाले देशों को और अधिक ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करने तथा विकास के दायरे का विस्तार करने के लिए विश्व बैंक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण मॉडल लाने को कहा। वित्त मंत्री ने वार्षिक बैठकों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रबंध निदेशकों की वैश्विक नीतिगत कार्यसूची संबंधी पूर्ण सत्र में भी भाग लिया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है, जबकि कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन अपनी क्षमता के करीब पहुंच रहा है। अभिषेक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के बीच 18 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में होने वाली महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता स्थगित हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान स्थिति के कारण उनके अधिकारी देश भर में तैनात हैं। इसी वजह से उन्होंने बीएसएफ से इस बैठक को 1 महीने बाद आयोजित किए जाने का अनुरोध किया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर 4.5 साल की सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के सैनिकों के डेपसांग तथा डेमचोक क्षेत्रों से पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेना के सूत्रों के अनुसार इस महीने के अंत तक सीमा पर गश्त फिर से शुरू हो जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मणिका बत्रा ने टेबल टेनिस में इतिहास रच दिया है। वे WTT चैंपियंस इवेंट में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। मणिका ने कल फ्रांस के मोंटपेलियर में प्री क्वार्टर फाइनल में रोमानिया की बर्नाडेट अजोक्सक को 3-1 से हराया। वे आज चीन की कियान तियानई का सामना करेंगी। पुणे में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 359 रन का लक्ष्य दिया है। मैच के तीसरे दिन आज न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में 255 रन बनाकर आउट हुई। पहली पारी में न्यूजीलैंड ने 259 रन बनाए थे, जबकि भारतीय टीम पहली पारी में 156 रन पर सिमट गई थी। अंतिम समाचार मिलने तक भारत ने चायकाल तक अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 178 रन बना लिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कॉरपोरेट करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी गई है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ आज दोपहर नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यान 2024 देंगे। वे इंडियन स्पेस ओडिसी इन सर्च ऑफ न्यू फ्रंटियर्स विषय पर अपने विचार रखेंगे। इस व्याख्यान का आयोजन प्रसार भारती से सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध नर्तक और सांस्कृतिक व्यक्तित्व कनक राजू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि पद्मश्री से सम्मानित कनक राजू ने नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित किया और युवाओं को सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज बेंगलुरु में श्री भारती तीर्थ स्वामी जी के संन्यास स्वर्ण महोत्सव के दौरान नमः शिवाय पाठ कार्यक्रम में भारत के सांस्कृतिक दर्शन वसुधैव कुटुंबकम पर प्रकाश डाला, जो मानवता को एक परिवार के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म समावेशिता का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान पढ़े गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश में आदि शंकराचार्य के महत्व को रेखांकित किया गया, जिसमें ज्ञान के लिए समर्पित उनके असाधारण और सामाजिक पीड़ा को कम करने के प्रयासों की सराहना की गई। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य तथा ऊर्जा राज्य मंत्री मनोहर लाल ने आज चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के साथ चेन्नई मेट्रो रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड का पहले चरण का कार्य 2007 में 22,150 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ था। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उन निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का आदेश दिया है जो दोपहिया सवारों के लिए गैर अनुपालन वाले हेलमेट बेचते हैं। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए हैं। भारत और अमेरिका प्रवास तथा गतिशीलता पर आपसी सहयोग के हिस्से के रूप में अवैध प्रवास को रोकने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि चार्टर फ्लाइट द्वारा भारतीय नागरिकों का हालिया निर्वासन इस सहयोग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्वासन कई वर्षों से हो रहे हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा खराब श्रेणी में रखा गया है। बोर्ड ने दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 235 दर्ज किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश के संपूर्ण विकास के लिए जनजातीय लोगों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इजरायल ने कहा है उसने ईरान के खिलाफ अपनी जवाबी सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर ईरान कोई और कार्रवाई करता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। मौसम विभाग ने ओडिशा के चक्रवात प्रभावित इलाकों में और बारिश होने की चेतावनी दी। राहत तथा बचाव कार्य जोरों पर। मणिका बत्रा वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और पुणे में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 359 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।